एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। आरव के बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी माँ सुनैना गांव के घरों में जादू बर्तन का काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। सुनैना में एक खास बात थी कि वो जो कुछ भी पकाती उसमें ऐसा स्वाद होता कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। एक दिन सुनैना अपनी टूटी फूटी रसोई में बैठकर कचौरी बना रही थी, जिसकी महक आस पड़ोस तक फैल गई। माँ, आज तो गजब की खुशबू आ रही है। क्या कमाल की महक है। लगता है कचौड़ियाँ बन रही हैं। ये कह के आरव कचौरियाँ उठाने लगता है, तभी सुनैना टोकती है। अरे पगले, अभी गर्म है, मुंह जल जाएगा। थोड़ी देर ठहर जा, फिर खाने को दूंगी। इतने में दरवाजे पर पड़ोसन शांता आई। अरे ओ सुनैना, आज क्या बना रही है रे? महक तो पूरे मोहल्ले में फैल गई है। मुझे तो कचौड़ी की खुशबू आ रही है ना? हाँ शांता चाची, माँ कचौड़ी बना रही हैं और माँ के हाथों में ऐसा जादू है कि एक बार खाओगी तो भुला ही नहीं पाओगी। अरे हाँ, ये बात तो पूरे गांव को पता है। सुनैना, मुझे भी एक कचौड़ी दे दे बहन, मुंह में पानी आ रहा है। अरे क्यों नहीं दीदी, आइए बैठिए ना। शांता आके बैठ जाती है, जिसके बाद सुनैना एक प्लेट शांता को और एक प्लेट आरव को कचौरियां परोस देती है। आह, क्या स्वाद है। पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं। हाँ, तू ठीक कहता है। ऐसी कचौड़ियाँ मैंने बड़े बड़े ढाबे पर भी नहीं खाया। ऐसा स्वाद है जैसे किसी जादुई नगरी से आया हो। माँ, एक बात कहूँ, क्यों ना हम कचौड़ियों का व्यापार शुरू कर दें। आप घर पर कचौड़ी बनाना, मैं बाजार जाकर बेच दूंगा। मुझे पता है कि सारी कचौड़ियाँ चुटकियों में बिक जाएंगी। बेटा, ये सब इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तू जानता है, हम तो एक वक्त की रोटी के लिए भी कितनी मुश्किल से ही इंतजाम करते हैं। ये ले, ये कौन सी बड़ी बात है? तू मुझसे पैसे ले ले। तू अगर कचौड़ी का व्यापार करेगी तो हमें ही तो फायदा होगा। रोज रोज तेरे हाथ का स्वाद चखने को मिलेगा। अरे नहीं दीदी, व्यापार नहीं चला तो मैं आपके पैसे कैसे लौटाऊंगी? अरे सुनैना कितना संकोच करती है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू कचौड़ियाँ बनाए और उसे कोई ना खरीदे। हाँ माँ, और देखो ना, शांता आंटी खुद मदद कर रही हैं, तो क्यों ना आजमा के देखें। क्या पता इन कचौड़ियों से हमारी किस्मत बदल जाए। ठीक है, अगर तुम दोनों कह रहे हो तो एक बार कोशिश कर ही लेते हैं। माँ, अब देखना, हम ऐसा काम करेंगे कि पूरे गांव में हमारे कचौड़ी के चर्चे होंगे। सुनैना ने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भरी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही सुनैना उठ गई। उसने कचौड़ियां तैयार की, सुंदर सी टोकरियां में सजाई और आरव से कहा, आरव बेटा, ये ले, सारी कचौरियां तैयार हैं। तू ध्यान से ले जाना, गिरा मत देना। माँ, तुम देखना, कुछ देर में मैं पूरी टोकरी खाली करके लौटूंगा। जा बेटा, भगवान करे ऐसा ही तो। आरव पूरे जोश के साथ गांव की गलियों में घूमने लगा। आओ भाई, गरम गरम कचौड़ियाँ, माँ के हाथ की बनी कचौड़ियाँ, स्वाद में लाजवाब। कबार खाओगे, बार बार आओगे। लेकिन आरव ने देखा कि उसकी कचौड़ियों की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, बल्कि लोग मोमोज और बर्गर वाले के ठेले की तरफ जा रहे थे। चलो चलो, मोमोज खाने चलते हैं। नया चाइनीज ठेला खुला है, चलो वहाँ कुछ अच्छा खाते हैं। ये देख आरव बहुत उदास हुआ। उसने कई घंटों तक अपनी कचौड़ियां बेचने की कोशिश की, गलियों में, चौक पर, यहाँ तक कि स्कूल के बाहर भी। पर हर जगह लोग आधुनिक खाने की ओर भाग रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। थका हारा, मायूस और सिर झुकाए आरव घर लौट आया। दरवाजे पर चिंता में डूबी सुनैना खड़ी थी। उसने आरव का उतरा हुआ मुंह देखते ही पूछा, क्या हुआ बेटा, कचौरियां नहीं बिकी? आरव ने टोकरी उतारी, जिनमें अब भी सारी कचौरियां भरी हुई थीं। माँ, हमारी कचौड़ियों को किसी ने नहीं खरीदा। अब तो जमाना बदल गया है, सबको बस मोमोज, चाउमीन और बर्गर चाहिए। भला हमारी कचौड़ी कौन खाएगा? कोई बात नहीं बेटा, हार मानना आसान होता है, मगर फिर उठना असली बहादुरी वही है। और आज तो पहला दिन है, व्यापार चलने में समय लगता है। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन माँ की बातें सुनकर उसमें फिर से एक हल्की सी उम्मीद की किरण जग गई। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, हम कल फिर कोशिश करेंगे।
ये सुन सुनैना मुस्कुरा देती है। अगली सुबह उसने फिर से वही कचौड़ियां बनाई, उन्हें टोकरियों में सजाया। इसके बाद आरव उसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। लेकिन आज फिर वही हुआ जो कल हुआ था। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कोई भी कचौधियों की तरफ देख भी नहीं रहा था। बस मोमोज, चाउमीन और बर्गर पर टूटे जा रहे थे। थक हार कर आरव एक कोने में बैठ गया। तभी उसके दिमाग में एक चतुराई भरी तरकीब आई। वह उठा और बाजार के बीच खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कचौड़ियाओं खा लो कचौडिया, वो भी मुफ्त में। जी हाँ, मुफ्त कचौडिया खाओ, मुफ्त। जल्दी आओ, जल्दी खाओ। ऑफर सिर्फ 10 लोगों के लिए। लोगों का ध्यान अचानक उसकी तरफ गया। सब खाना छोड़ आरव की तरफ देखने लगे। अरे भाई, चलो देख के आते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुट गए। जैसे ही उन्होंने कचौड़ी का पहला टुकड़ा मुंह में रखा, हैरानी से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे ये तो कमाल का स्वाद है, मैंने ऐसी कचौड़ी पहले कभी नहीं खाई। भाई, ये कचौड़ी तो बर्गर और मोमोज से 1000 गुना स्वादिष्ट है। लोगों की तारीफें सुनकर भीड़ और बढ़ने लगी। धीरे धीरे जो लोग चाइनीज और बर्गर की दुकानों की तरफ जा रहे थे, वे सब लौटकर आरव की ओर आने लगे। अरे भाई, हमें भी दो। आधे घंटे में ही सारी कचौरियां बिक गईं। पैसे को मुट्ठी में कसकर आरव ने गिनती की। इतने सारे पैसे, वो भी हमारी कमाई के। ये देख के आरव बहुत खुश था। शाम को वो दौड़ते हुए घर पहुंचा। सुनैना आंगन में बैठी थी। माँ, सब बिक गया और ये देख कितना मुनाफा हुआ है। पैसे देख सुनैना के आंखों में चमक आ गई। भगवान का क्रम है, मुझे तो लगा था आज भी ग्राहक नहीं मिलेंगे। कमाल के माँ, ऐसी भीड़ लगी कि पल भर में सब समाप्त। कल से हम और ज्यादा कचौदियाँ बनाएंगे। अब हर रोज सुनैना सुबह जल्दी उठ के कचौरियां बनाती और आरव तैयार होकर टोकरियां सिर पर रखकर बाजार जाता। शाम को जब लौटता तो पूरी टोकरी खाली मिलती। महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी, जिसे देख चाउमीन, बर्गर और मोमोज वाले जलन में आने लगे। और आते भी क्यों ना, जब से आरव ने वहां अपनी कचौरियां बेचनी शुरू की थी, इनके ठेले पर ग्राहक ही नहीं आते थे। सबको बस आरव की कचौरियां ही खानी थी। ये ससुरा आरव, हमारे धंधे में आग लगा दी इसने। सही कह रहे हो, सारा धंधा ही चौपट कर दिया है। पहले कितना व्यापार होता था और अब तो खाने के भी लाले पड़ने लगे हैं। हाँ, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मैं करता हूँ भाइयों, कल से ये कचौरी वाला यहाँ नहीं दिखेगा। अरे क्या करने वाला है तू उसके साथ? बस तू देखता जा। अगले दिन आरव हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ अपनी टोकरियों के साथ बाजार जा रहा था। तभी 4-5 हट्टे कट्टे लोग उसे चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए। ए छोरे, आज तो तू गया। इतने समय से हमारा व्यापार बर्बाद करके हमें सड़क पर ला दिया। अब तुझे नहीं छोड़ देंगे। आरव घबराकर पीछे हटा, पर तभी 2 आदमी उसे पीछे से घेर लेते हैं। इतने दिन से हमारे पेट पर लात मार रहा है, आज तुझे मजा चखाते हैं। आरव कुछ बोल पाता, इससे पहले ही उन्होंने उसे धक्का दिया। टोकरियां जमीन पर गिरा दी और कचौड़ियां मिट्टी में मिल गईं। भाइयों, मेरी सुनो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो बस अपनी माँ के लिए। चुप। आज के बाद अगर इधर दिखाना तो ये छुरी तेरे सीने में उतार दूंगा, समझा? डरे हुए आरव ने अपनी टूटी हुई टोकरियां उठाईं और चुपचाप वापस घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने रोते हुए माँ को सारी बात बताई। माँ, उन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। कहा कि अब वहां बेचने मत जाना, वरना। सारी बात सुन के सुनैना काफी दुखी हुई और आरव को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, तू हिम्मत मत हार। अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। लेकिन माँ, अब क्या करेंगे? ये सुनते ही सुनैना सोच में पड़ गई। तभी उसे एक विचार आया और उसने खुश होते हुए आरव से कहा, अब हम अपनी दुकान खोलेंगे बेटा, जहाँ से कोई नहीं निकाल सकेगा। इसके बाद आरव और सुनैना ने अपनी बची खुची जमा पूंजी से बाजार में एक छोटा सा ढाबा खोल लिया था। टोकरी से शुरू हुआ ये सफर अब एक पक्की दुकान तक पहुंच चुका था। ढाबे के बाहर हर दिन लंबी लाइन लगती। लोग दूर दूर से सुनैना की स्वादिष्ट कचौरियां खाने आते थे। एक दिन दोपहर के समय ढाबे के बाहर एक बूढ़ा बाबा, जो काफी भूखा लग रहा था, वह ढाबे पर आया। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? आरव जल्दी से आगे बढ़ा।
अरे बाबा, आइए बैठिए यहाँ, अभी लाता हूँ गर्मा गर्म कचौड़ी। वह दौड़कर माँ के पास गया, प्लेट में ताजी कचौड़ियां रखीं और बाबा के सामने परोस दी। बाबा ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखें चमक उठीं। हे राम, इतना स्वाद! बेटा, तेरी माँ के हाथों में तो सच में जादू है। उन्होंने जल्दी ही पूरी प्लेट सफाचट कर दी और फिर मुस्कुराते हुए आरव से कहा, सुन बेटा, मुझे एक बात बतानी है। यहाँ से उत्तर दिशा में जंगलों के पार एक बड़ा राज्य है, शीतलपुर। लेकिन वहां की राजकुमारी प्रियांशी को कोई भी चीज स्वादिष्ट नहीं लगती। देश विदेश के बड़े बड़े बावर्ची, हलवाई सब हार चुके हैं, लेकिन किसी का बनाया हुआ खाना राजकुमारी को पसंद नहीं आया। आरव और सुनैना हैरानी से बाबा को सुनने लगे। अभी हाल ही में राजा ने घोषणा की है कि जिसका भी खाना राजकुमारी को स्वादिष्ट लगेगा, वो उसकी शादी राजकुमारी से करा देंगे और उसे राज्य का अगला राजा घोषित करेंगे। ये सुनकर सुनैना और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा। आरव सोच में पड़ गया कि राजकुमारी को बहुत ऊंचे ऊंचे बावर्चियों का खाना भी बेस्वाद लगा, तो आखिरकार उसकी कचौरियां क्यों ही पसंद आएंगी। बाबा, अगर कचौड़ियां हो राजकुमारी को पसंद नहीं आई तो? तू फिक्र मत कर बेटा, भगवान तेरा साथ देंगे। तेरी कचौरियां में ऐसा स्वाद है कि मुझे पूरा यकीन है राजकुमारी को ये जरूर पसंद आएगी। ये सुन के आरव ने हिम्मत जुटाई और जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी टोकरी में कचौरी भर ली और शीतलपुर राज्य की तरफ चल दिया। राज्य में पहुंचने के बाद जब उसने राजमहल के आलीशान कक्षों और भव्य भवनों को देखा, तो वह हैरान रह गया। ऐसा शाही महल उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। क्या यह सचमुच वही महल है? इतना सुंदर, इतना शानदार, यहाँ की हर चीज बिल्कुल जादुई लगती है। महल की चमक दमक ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया, लेकिन उसने खुद को संभाला और दरवाजे पर उपस्थित एक सैनिक से कहा, मैं राजकुमारी के लिए ये कचौड़ियां लाया हुआ, क्या आप मुझे उन तक पहुंचा देंगे? हाँ हाँ हाँ। अरे भाई, कौन हो तुम? देखने में तो बड्ढा साधारण लगते हो। और तुम्हें क्या लगता है राजकुमारी तुम्हारी कचौड़ियां खाएंगी? मुझे विश्वास है कि राजकुमारी को ये कचौड़ी जरूर पसंद आएगी। आप मुझे बस एक बार मिलने की आज्ञा दिला दें। चलो ठीक है, खिला लेना कचौरियां। लेकिन क्या तुम्हें पता है, अगर राजकुमारी को तुम्हारी कचौरियां पसंद नहीं आई तो तुम्हें भूखे शेरों के पिंजरे में भेज दिया जाएगा और कुछ ही पल में तुम्हारा काम तमाम। ये सुन के आरव डर गया। एक पल को लगा कि वहीं से लौट जाए, लेकिन फिर उसे माँ और बाबा की याद आ गई। उसने सोचा, माँ और बाबा ने इतने विश्वास से मुझे यहाँ भेजा है, मैं ऐसे लौट नहीं सकता। ये सोचकर उसने कहा, कोई बात नहीं सैनिक जी, मैं फिर भी तैयार हूँ। आप एक बार राजकुमारी से मिलवा दें ताकि मैं उन्हें अपनी कचौड़ियां छका सकूं। वाह, बड्ढे ढीठ आदमी हो तुम। ठीक है, जब खुद ही मरना चाहते तो चलो, ले चलता हूँ राजकुमारी के पास। राजकुमारी प्रियांशी कमरे में बैठी हुई अपनी दासी से कह रही थी, आज फिर से खाने का कोई स्वाद नहीं है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो दिल और पेट दोनों को संतुष्ट कर दे। पता नहीं ऐसा खाना दुनिया में बना भी है या नहीं। इतने में आरव धीरे धीरे कचौड़ी का टोकरा लेकर राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी, ये खास कचौड़ियां हैं, कृपया इन्हें छकें। कचौड़ी तो सिर्फ एक साधारण नाश्ता है और मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कुछ स्वाद आने वाला है। इतने में दासी ने राजकुमारी को कहा, मुझे भी लगता है कि इसे एक मौका देना चाहिए राजकुमारी। कभी कभी जो साधारण दिखता है वही सबसे खास होता है। ये सुन के राजकुमारी ने बेमन से एक कचौड़ी उठा ली, लेकिन जैसे ही उसे खाया, उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। ये इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी, ऐसी कचौड़ी मैंने कभी नहीं खाई। क्या आपको सच में मेरी कचौड़ियां पसंद आई? हाँ, मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगी। क्या मैं कुछ और कचौरी ले सकती हूँ? हाँ हाँ, सब आपके लिए ही है, लीजिए ना। ये कहते हुए आरव ने पूरी टोकरी राजकुमारी की तरफ बढ़ा दी। राजकुमारी पागलों की तरह उन कचौड़ियों पर टूट पड़ी। राजकुमारी के कचौड़ियों के स्वाद की खबर जैसे ही राजा के पास पहुंची, वो खुशी से झूम उठे और तुरंत राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे। वह राजकुमारी को इस तरह से कचौड़ियां खाते देख हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो कमाल हो गया। राजकुमारी, तुम्हें ये कचौड़ी इतनी पसंद आई? जी पिताजी,
मैंने अपने जीवन में इतना स्वाद कभी महसूस ही नहीं किया। आप भी चक्कर देखिए ना। अच्छा, देखता हूँ जरा। मेरी राजकुमारी को इतना भा गया है तो जरूर कोई खास बात होगी। राजा ने धीरे से कचौड़ी का एक टुकड़ा उठाया, मुंह में रखा और फिर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वाह, ये तो सच में अद्भुत स्वाद है। इसीलिए मैं आज पहली बार अपनी बेटी को इतनी तृप्ति से खाते देख रहा हूँ। ये नजारा मेरे लिए अनमोल है। ये कह के राजा कुछ देर तक राजकुमारी को ऐसे खुशी से खाते हुए देखते रहे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने सबको दरबार में बुलाया। सुनो सभी दरबारियों, मैंने ऐलान किया था कि जो व्यक्ति मेरी बेटी के स्वाद को संतुष्ट करेगा, मैं अपनी बेटी का हाथ उसे दूंगा। इसलिए मैं अपनी बात कायम रहते हुए अपनी बेटी और इस राज्य की राजकुमारी का विवाह आरव के साथ घोषित करता हूँ। ये सुनते ही दरबार में एक पल को सन्नाटा छा जाता है। फिर सब तरफ तालियों और खुशियों की गूंज फैल जाती है। आज से इस राज्य के उत्तराधिकारी आरव होंगे। मैं अब राज्य के कार्यभार से मुक्त होकर विश्राम करूंगा और आरव हमारे नए राजा बनेंगे। इस तरह से एक साधारण सा कचौड़ी वाला शीतलपुर राज्य का राजा बन गया।